आज जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं वो प्रायः कॉमन है, चाहे वो कॉलेज का एजुकेशन हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो। तमाम कोर्सेज में ये लेसन पढ़ाया जाता है, सबको ये ज़रूरी है। इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सभी क्लास के फिजिक्स में ही पाया जाता है, इंजीनियरिंग के ट्रेड थ्योरी में पाया जाता है। इसमें हमको मूल रूप से बताना है एटम के कंस्ट्रक्शन के बारे में, किसी परमाणु की रचना कैसे होती है इसका विस्तार बताना है हमें। और यहाँ आइए देखिए, परमाणु के स्ट्रक्चर में परमाणु 3 प्रकार के मूलभूत कणों के संयोग से निर्मित माना जाता है। यहाँ पर 3 प्रकार के मूलभूत कणों, यहाँ पर कण छूटा हुआ है, 3 प्रकार के मूलभूत कणों के संयोग से निर्मित माना जाता है। इन कणों को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तीनों इसका नाम है। पहला का नाम है प्रोटॉन, दूसरा का नाम है न्यूट्रॉन, तीसरा का नाम है इलेक्ट्रॉन। परमाणु के सेंटर में एक सघन कोर होता है जिसे न्यूक्लियस या नाभि कहते हैं। इसकी बात हो रही है। यहाँ देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसमें अंदर में बीच में लिखा हुआ है कोर। ये बहुत घना पार्ट है और ये पूरे को परमाणु कहते हैं। ये बीच वाला जो गोल है इसी को नाभि कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसी को यहाँ पर नाम कोर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, सेंटर में एक सघन कोर होता है जिसे न्यूक्लियस या नाभि या केंद्रक कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगों से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रोटॉन प्रधान आवेश होता है तथा न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। मतलब प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं होता है। नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसमें 2 प्रकार की गतियां होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए, कक्षाओं पर ये कक्षा है, ये तो नाभि हो गया। ये चारों तरफ का ये जो सर्किल देख रहे हैं, ये एक रास्ता है इलेक्ट्रॉन को घूमने का। इसी पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। यहाँ लिखा हुआ है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन का परमाणु का है। हाइड्रोजन के परमाणु के इस कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसलिए यहाँ पर 1 दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉन में जो रिवोल्यूशन है, गति जो है, 2 प्रकार की गति होती है। यहाँ देखिए, पहला का नाम है रिवोल्यूशन और दूसरा का नाम है रोटेशन। रिवोल्यूशन का मतलब है कि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे इस पर घूम रहा है कक्षा पर। और रोटेशन का मतलब है अपने जो है ऐसे घूमता है। इधर सब पॉज करिए। तो हम अभी कह रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली गति जो है वह इस कक्षा के चारों ओर घूमते रहता है कक्षा पर, और दूसरा जो गति है वो अपने ही जगह पर ये उस तरह से घूमता है जैसे कुम्हार का चक्कू घूमता है, जैसे लट्टू घूमती है। लट्टू इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अपने स्थान पर। ये दोनों गतियाँ एक साथ ही इसमें होती हैं। यही यहाँ लिखा हुआ है, नंबर 1 में रिवोल्यूशन और नंबर 2 में रोटेशन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ये जो घूमता है ना, इस पर ऋण आवेश है। इसी कारण सेंट्रल कोर नाभिक के द्वारा आकर्षित होकर अपनी कक्षा में स्थिर रहता है। एक्चुअली इस पर इलेक्ट्रॉन पर जब ऋण आवेश है और कोर में जो प्रोटॉन है उस पर धन आवेश है, तो कहा जाता है कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर के हिसाब से ये जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, खींचे हुए रहता है। इसीलिए घूमते समय ये अपने केंद्र पर स्थिर रास्ता पर स्थिर रहता है, ये बाहर की ओर नहीं भागता है। इस तरह से इसकी गति होती है निश्चित खास कक्षाओं पर। कक्षाओं की संख्या कई होती है। इसमें आपको केवल 1 दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर देखिए, इसमें 2 कक्षा नज़र आ रहा है। एक कक्षा ये है, इसमें लिखा हुआ है एक के सेल। दूसरी कक्षा यहाँ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एल सेल। ये लिखा हुआ है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जबकि एल में ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली यहाँ देखिए,
कक्षाओं की संख्या कई होती हैं। इसमें इन्हें के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल तथा क्यू सेल कहा जाता है। के सेल सेंट्रल कोर के पास होता है, के सेल कोर के पास है, और क्यू सेल सबसे दूर आउटर साइड में होता है। मतलब यहाँ के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल इस तरह से दूर हटता जाएगा और सबसे लास्ट में क्यू सेल मिलेगा। ये जो है देखिए लिखा हुआ है लिथियम का परमाणु। ये लिथियम का परमाणु है, संख्या 3 है। मतलब इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर, और एल में 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 3 हो गया। उसी तरह से ये देखिए इसमें टोटल कई सेल है, 1 2 3, टोटल 3 सेल है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा सेल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा सेल में टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ये गलत है, ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि एल सेल में टोटल आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत है, ये नहीं रहना चाहिए। के सेल में 2, एल सेल में 8, और तीसरा ये जो सेल है इसमें टोटल 18 होना चाहिए। ये सोडियम का है। टोटल 11 इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें पहला सेल में 2, दूसरा में 8, तो 8 2 10 हो गया, और एक जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है इसको लेकर के 11 हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों गलत है, ये नहीं होगा, टोटल इसमें 8 होगा। ये सोडियम में टोटल परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है, यहाँ 11 लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ अधिकतम 7 सेल तक हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप पोटेशियम में 4, फ्रांसियम में 7 ऑर्बिट होते हैं। यहाँ पर पोटेशियम में 4, रूबिडियम में 5, केसियम में 6 तथा फ्रांसियम में 7 ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट को सेल भी हिंदी में कहते हैं। इसी तरह से जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, उसी तरह से सब होते हैं। इसके आगे ये अभी तक आपको मैंने बताया कि ये सेल है और सेलों में इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। अब आगे हम बताने जा रहे हैं कि इन सेलों को भी कई उपभाग में बांटा गया है, कई भागों में, जिसे उपसेल कहते हैं। यहाँ देखिए लिखे हैं, इन सेलों को पुनः उपसेलों में विभाजित किया गया है, जिन्हें उपसेल कहते हैं। इन्हें चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। ये चार्ट है, यहाँ देखिए इसमें लिखा के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल, क्यू सेल। यहाँ पर देखिए ये जो है के सेल है, इसमें एक ही उपसेल है जिसका नाम है 1s। एल सेल में 2 उपसेल है, इसका नाम है 2s 2p। एम सेल में 3 उपसेल है, 3s 3p 3d। एन सेल में 4 है, 4s 4p 4d 4f। इसमें भी 4 है, इसमें भी 5वां है ना, तो ये हो गया 5s 5p 5d 5f। इस छठा में भी 4 है, 4 उपसेल है, 6s 6p 6d। और 7वां में भी वही बात है, 7s 7p 7d 7f। इस तरह से इनका सभी सेलों का उपविभाजन है। और किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल है वो इस चार्ट के माध्यम से स्पष्ट है। जैसे देखिए आपका इसी को लीजिए, इसके एस में 2 है, एल के एस में 2 है, पी में 2 है। इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से आपको सब पता चलेगा कि किस सेल में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए पोटेशियम है, इसमें टोटल 19 है। कैल्शियम है, इसमें टोटल 20 है। इसमें मैग्नीज है, इसमें टोटल 25 है। इधर आप आइए, ये जैसे जिंक है, इसमें टोटल 30 है। जर्मेनियम है, इसमें टोटल 32 है। यहाँ परमाणु संख्या लिखा, परमाणु संख्या का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। इस लिस्ट में आपको सब पता चल जाएगा। तो मेनली यहाँ पर याद रखना है ये चीज़। देखिए
उपसेलों को एस, पी, डी तथा एफ नाम दिया गया है। के सेल में केवल एक उपसेल एस, इसका नाम है एस। एल सेल में 2 उपसेल जिसका नाम है एस तथा पी। एम सेल में 3 उपसेल एस, पी तथा डी। और एन, ओ, पी एवं क्यू सेल में 4 उपसेल एस, पी, डी तथा एफ होते हैं। मतलब इसमें यहाँ पर कह रहा है 1, 2, 3, 4 एन में, ओ में, पी में, क्यू में, ये चारों जो सेल है उस चारों में 4 पार्ट है, 4 उपसेल है, 4 सब सेल है, उसी के बारे में लिख रहा है। सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। n का मतलब है सेल नंबर, 2 गुने सेल नंबर का स्क्वायर अगर कर दें तो किसी भी सेल में आपको उसका निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। उस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या इस प्रकार है, जैसे एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। चाहे सेल नंबर कुछ भी हो, मतलब कोई सेल हो, एस हो, पी हो, एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, कोई भी उपसेल होगा, सभी में इलेक्ट्रॉन का वितरण इसी तरह से होगा। जैसे एस अगर है तो किसी भी सेल का अगर एस है तो उसमें 2 होगा, पी है तो 2 होगा, किसी भी सेल का डी अगर है उपसेल तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये था आपका स्ट्रक्चर डिटेल में। इसके अतिरिक्त कुछ मेन पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है, सारे बातों का निचोड़ है, वो ये है इतना, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे 3D का मतलब है तीसरा सेल का डी उपसेल के पहले 4s उपलब्ध सेल भरता है। मतलब 3D में इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे जब 4s उपसेल में मौजूद हो, जैसे कैल्शियम तथा पोटेशियम। कैल्शियम तथा पोटेशियम यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पोटेशियम। पोटेशियम के देखिए यहाँ पर 4s में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ 3D में देखिए नहीं है। फिर यहाँ कैल्शियम देखिए, कैल्शियम के 4s में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3D में यहाँ नहीं है। वही चीज़ कह रहा है, 3D के पहले 4s भरता है, 4s में इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3D में नहीं रहेगा। 4s जब भर जाएगा, 4s के बाद 3D भरता है। जैसे आपका 4s के बाद 3D भरता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4s में, ये 4s में, यहाँ देखिए, यहाँ 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ना। उसके बाद देखिए 4s के बाद यहाँ 3D में आना शुरू हो गया, ये 3D में एक्ट हो गया। यही कह रहा है कि 4s के बाद 3D भरता है। दूसरा पॉइंट याद रखने की है कि 3D में 4 तथा 9 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते हैं। 3D में 4 तथा 9 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पहले, ये जो 3D है इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 4 है, 4 नहीं है। 4 के बाद यहाँ 5 है, 5 है, उसके बाद 6 है, 7 है, 8 है, लेकिन 9 नहीं है। देखिए 9 नहीं है, 9 के बाद 10 है। वही कह रहा है कि 3D में 4 तथा 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। 3D के बाद 4p भरता है। जब 3D फुलफिल हो जाएगा, ये वाला, ये 3D, ये देखिए 3D में जब पूरा हो गया आपका, तब 4p में आएगा। यहाँ ये देखिए 3D भर गया तब 4p में ये शुरू हो गया। यहाँ देखिए 4p, 3D, ये है 3D में जब पूरा हो गया तब यहाँ 4p में देखिए स्टार्ट होता है। 4p में पहला इलेक्ट्रॉन आया, वही ये बात बोल रहा है। 4p के बाद 5s भरता है। 4p के बाद 5s माने 4D नहीं। यहाँ पर देखिए ये है 4D, ये देखिए 4D, ये देखिए ये दोनों 4D का जगह है। 4D में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5s में देखिए इलेक्ट्रॉन आ गया। इस स्थान का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, तो 4s के जगह पर खाली रह गया और 5s में आ गया। वही चीज़ ही कह रहा है यहाँ। 5s के बाद 4D भरता है। 4D में 3 तथा 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। 4D में 3 तथा 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए 4D देखिए 2 के बाद 4 है ना, 3 नहीं है, 3 नहीं है। उसके बाद
6 7 8, देखिए 9 नहीं है, 10 है, मतलब 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 9 नहीं है, यही चीज़ ये बोल रहा है। 4D में 3 तथा 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। 4D में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होने तक 5s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका मतलब है कि 4D में चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 7 रहे, चाहे 8 रहे, हर हाल में 5s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ पर देखिए, ये है आपका 4D में 4 है तो भी यहाँ 1 है, 5 है तो भी यहाँ 1 है, 6 है तो भी यहाँ 1 है, यहाँ 7 है तो भी यहाँ 1 है, यहाँ 8 है तो भी यहाँ 1 है। यही चीज़ बोल रहा है। 4 और 8 4D में 4 और 8 तक अगर इलेक्ट्रॉन है तो 5s में केवल 1 रहे। ये इसका डिटेल था। तो मेन पॉइंट्स आपका यही है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कहना ये चाह रहे थे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है हर कॉलेज के, हर इंस्टीट्यूशन के, हर यूनिवर्सिटी के, हर ब्रांचेज में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, नॉन इंजीनियरिंग हो, बीएससी हो, मैट्रिकुलेशन हो, इंटरमीडिएट हो, हर तरह के क्लासेज में, साइंस में, फिजिक्स में, थ्योरीज वगैरह के कोर्सेज में, सभी जगह ये चैप्टर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए और आप कम से कम एक काम जरूर कर दें। आपने इस वीडियो को देखा तो इसको सब्सक्राइब कर दें, साथियों को शेयर कर दें, इसे लाइक बटन को दबा दें, बेल आइकन को दबाएं। और आपने चूँकि इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।